Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपी में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के एक बेहद अहम चैप्टर पर बात करेंगे। चैप्टर 68 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मतलब एनडीएमए। हाँ, ये टॉपिक यूपीएससी के लिहाज से देखें तो खासकर जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट और पॉलिटी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। आज हम समझेंगे कि भारत में आपदा प्रबंधन का जो पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो कैसे काम करता है और इसमें एनडीएमए की क्या भूमिका है। हमारा मकसद है एनडीएमए के स्ट्रक्चर, फंक्शंस और भारत की डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में इसके रोल का एक पूरा एनालिसिस करना जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यूजफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि भाई एनडीएमए जैसी एक संस्था की जरूरत ही क्यों पड़ी। भारत में ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है ये कैसे बना, कैसे इवॉल्व हुआ, मेंस के लिए ये बैकग्राउंड समझना अहम है। देखिए, भारत में आपदाएं तो हमेशा से आती रही हैं, प्राकृतिक भी और मानव निर्मित भी। लेकिन पहले हमारा अप्रोच जो था वो ज्यादातर रिएक्टिव होता था। मतलब आपदा हो गई, उसके बाद रिलीफ और रेस्क्यू पर फोकस करो। पर 2001 का गुजरात भूकंप, फिर 2004 की सुनामी, इन जैसी बड़ी त्रासदियों ने ये साफ कर दिया कि भाई हमें एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, एक प्रोएक्टिव और एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। बिल्कुल। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया और ये एक्ट ना एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की तरफ, रिलीफ सेंट्रिक से हटकर प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस पर फोकस। और इसी एक्ट के तहत एनडीएमए की स्थापना हुई। बिल्कुल सही। और प्रीलिम्स के नजरिए से ये पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है कि एनडीएमए एक सांविधिक निकाय है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी। अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ, स्टैट्यूटरी इसलिए क्योंकि इसे पार्लियामेंट के एक एक्ट, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब संविधान में इसका जिक्र नहीं मिलेगा। ठीक है। और एक और अहम फैक्ट, एनडीएमए की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय। ठीक है, तो ये तो इसका कानूनी आधार हो गया। अब इसकी संरचना मतलब कॉम्पोजिशन को देखते हैं। ये इसकी फंक्शनिंग के लिए काफी मायने रखता है ना? कौन होता है इसका प्रमुख? हाँ, तो एनडीएमए के चेयरपर्सन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, पदेन यानी एक्स ऑफिशियो। अच्छा, प्रधानमंत्री खुद? जी हाँ, पदेन। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर होगा वो अपने आप ही एनडीएमए का अध्यक्ष बन जाएगा। प्रधानमंत्री के अलावा एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ही नॉमिनेट करते हैं और उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया जाता है। ये इस पद की अहमियत दिखाता है। कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक? अच्छा जी। इनके साथ ही अथॉरिटी में ज्यादा से ज्यादा 9 और सदस्य हो सकते हैं। 9 सदस्य? हाँ, अधिकतम 9। इन्हें भी प्रधानमंत्री ही नॉमिनेट करते हैं और इन सदस्यों को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक मिलता है। अच्छा, एमओएस रैंक। जी। ये सदस्य आमतौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट या उससे जुड़े फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। प्रधानमंत्री का खुद चेयरपर्सन होना ये तो दिखाता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को देश में हाईएस्ट पॉलिटिकल कमिटमेंट मिली हुई है। इससे इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन में भी आसानी होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कोऑर्डिनेशन के लिए एक और बॉडी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी यानी एनईसी। एनईसी? हाँ, ये एनडीएमए को असिस्ट करती है। प्रीलिम्स के लिए याद रखें, एनईसी के चेयरपर्सन होते हैं यूनियन होम सेक्रेटरी, वो भी एक्स ऑफिशियो, गृह सचिव। जी। और इसमें अलग अलग की मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी सदस्य होते हैं। तो एनईसी का काम क्या हुआ फिर? एक तरह से एनडीएमए के फैसलों को जमीन पर उतारना। एग्जैक्टली। एनईसी का मुख्य काम है नेशनल प्लान और एनडीएमए की पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करना और साथ ही अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन पक्का करना। ये एनडीएमए के स्ट्रेटेजिक विजन को ऑपरेशनल रियलिटी में बदलती है, ऐसा कह सकते हैं। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो एनडीएमए की स्थापना भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है।
रिएक्टिव से प्रोएक्टिव। इसका स्टैट्यूटरी बैकिंग इसे पावर्स देता है, पीएम की लीडरशिप पॉलिटिकल विल दिखाती है और एनईसी कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म है। ये तो हुई संरचना की बात। अब आते हैं इसके काम पर। एनडीए में असल में करता क्या है? यूपीएससी मेंस 2016 में एक सवाल भी था इस पर कि भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट में एनडीएमए की भूमिका क्या है और ये अपने उद्देश्यों को हासिल करने में कितना इफेक्टिव रहा है और इसके कौन से फंक्शंस इसे प्रोएक्टिव बनाते हैं। देखिए, इसके फंक्शंस की लिस्ट तो काफी लंबी है, पर कुछ की फंक्शंस पर फोकस करते हैं जो इसके प्रोएक्टिव नेचर को दिखाते हैं। पहला तो डिजास्टर मैनेजमेंट पर नेशनल पॉलिसीज बनाना। ठीक है। दूसरा, नेशनल प्लान को अप्रूव करना। राइट। तीसरा, जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अपने प्लान्स बनाती हैं नेशनल प्लान के तहत, उन्हें अप्रूव करना। ओके। चौथा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज यानी एसडीएमएस के लिए गाइडलाइंस बनाना ताकि वो अपना स्टेट प्लान तैयार कर सकें। और हाँ, शायद सबसे जरूरी, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के लिए गाइडलाइंस बनाना कि वो डिजास्टर प्रिवेंशन और मिटिगेशन मेजर्स को अपनी डेवलपमेंट प्लान्स और प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर इसका प्रोएक्टिव रोल सबसे ज्यादा दिखता है ना? डेवलपमेंट को डिजास्टर रिजिलिएंट बनाने पर जोर। बिल्कुल। फिर पॉलिसीज और प्लान्स के एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन को कोऑर्डिनेट करना। मिटिगेशन यानी जोखिम कम करने के लिए फंड्स रेकमेंड करना। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM के कामकाज के लिए पॉलिसीज और गाइडलाइंस तय करना। तो ये फंक्शन साफ दिखाते हैं कि फोकस सिर्फ रिस्पॉन्स पर नहीं है, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब पर जोर है। विकास योजनाओं में मिटिगेशन को इंटीग्रेट करने वाली गाइडलाइन तो इसे खास तौर पर प्रोएक्टिव बनाती है। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि एनडीएमए नेशनल, मिनिस्ट्री लेवल और स्टेट लेवल मतलब एसडीएमएस के लिए गाइडलाइंस के जरिए इन तीनों लेवल्स पर प्लान्स को शेप या अप्रूव करता है। अच्छा। इससे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच सुनिश्चित होता है। और एनआईडीएम जो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत अहम है, वो भी एनडीएमए के गाइडलाइंस के तहत ही काम करता है। एक और महत्वपूर्ण लिंक है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ। हाँ, एनडीआरएफ। ये स्पेशलाइज्ड फोर्स है डिजास्टर रिस्पांस के लिए। इसका जनरल सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल एनडीएमए के पास ही है। अच्छा, एनडीआरएफ का कंट्रोल भी? हाँ, मतलब ओवरऑल सुपरविजन एनडीएमए का है। हालांकि डे टू डे कमांड और सुपरविजन एनडीआरएफ का डायरेक्टर जनरल के पास होता है। तो रिस्पांस फेज में भी एनडीएमए की भूमिका है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। कागज पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, नीतियां हैं, गाइडलाइंस हैं, एनडीआरएफ पे कंट्रोल है, पर क्या एनडीएमए महज एक पॉलिसी बनाने वाली बॉडी बनकर रह गई है? जमीनी हकीकत क्या है, इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन कितना इफेक्टिव है, ये मेंस के लिहाज से क्रिटिकल एनालिसिस का पॉइंट बनता है। ये बिल्कुल जायज सवाल है। और सच कहूं तो कोऑर्डिनेशन एनडीएमए की सबसे जरूरी पर शायद सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिका है। हाँ, लगता तो है। आप सोचिए, भारत जैसे बड़े और विविध देश में जहां डिजास्टर मैनेजमेंट में इतनी सारी एजेंसीज शामिल हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, आर्म्ड फोर्सेस, एनजीओज, उन सब के बीच तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल काम है। सही बात है। एनडीएमए ये कोऑर्डिनेशन पॉलिसीज, प्लान्स और गाइडलाइंस के जरिए करने की कोशिश करता है। एनईसी भी इसी काम के लिए, जैसा हमने बात की। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गैप्स अक्सर देखने को मिलते हैं। कभी रिसोर्सेज की कमी, कभी कैपेसिटी इश्यूज, पॉलिटिकल विल में फर्क और एजेंसीज के बीच वो जिसे कहते हैं ना टर्फ वॉर्स, ये सब इसकी इफेक्टिवनेस को प्रभावित करते हैं। अच्छा। वो जो 2016 मेंस का सवाल था, वो इसी इफेक्टिवनेस के क्रिटिकल इवैल्यूएशन पर ही था। हमें सफलताओं के साथ साथ इन चुनौतियों को भी देखना होगा। बिल्कुल। तो हाँ, एनडीएमए पॉलिसी, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में सेंट्रल रोल निभाता है, प्रोएक्टिव अप्रोच पर जोर देता है, पर इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन में चैलेंजेस हैं, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एनडीएमए नेशनल लेवल पर शीर्ष निकाय है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ दिल्ली से तो नहीं हो सकता। इसमें राज्यों और जिलों की भूमिका बहुत अहम है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 सिर्फ एनडीएमए नहीं बल्कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर भी बॉडीज बनाता है। ये एक मल्टी टियर्ड फ्रेमवर्क है ना? बिल्कुल। स्टेट लेवल पर हर राज्य सरकार एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एसडीएमए बनाती है। एसडीएमए। हाँ, और प्रीलिम्स के लिए ये क्रूशियल फैक्ट है। एसडीएमए के चेयरपर्सन होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, वो भी एक्स ऑफिशियो। अच्छा, सीएम? जी। इसमें अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 8 सदस्य होते हैं जिन्हें सीएम नॉमिनेट करते हैं,
और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी SEC के चेयरपर्सन, जो कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो SDMA का काम हुआ राज्य स्तर पर पॉलिसीज बनाना, स्टेट प्लान अप्रूव करना और कोऑर्डिनेशन करना NDMA के नेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक। हाँ बिल्कुल वही। और SDMA को असिस्ट करने के लिए होती है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी SEC। SEC हाँ, जिसके चेयरपर्सन होते हैं राज्य के चीफ सेक्रेटरी, वो भी एक्स ऑफिशियो। SEC राज्य स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन देखती है, ठीक वैसे ही जैसे NEC नेशनल लेवल पर देखती है। समझ गई। और सबसे जमीनी स्तर यानी जिला स्तर पर वहां क्या है? हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA बनाना अनिवार्य है। DDMA हाँ, इसके चेयरपर्सन होते हैं जिले के कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर, जो भी पद हो, एक्स ऑफिशियो। ठीक है, DM कलेक्टर। और एक और यूनिक और इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट यहाँ पर है, DDMA के को चेयरपर्सन होते हैं उस जिले की लोकल अथॉरिटी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो भी एक्स ऑफिशियो। अच्छा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जैसे अगर जिला परिषद है तो उसके अध्यक्ष। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को सीधे जोड़ता है। ये तो बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है। हाँ, और ट्राइबल एरियाज के लिए जो 6 शेड्यूल में आते हैं, वहां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर को चेयरपर्सन बनाने का प्रावधान है। DDMA में अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 7 सदस्य होते हैं, जिनमें जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और चीफ मेडिकल ऑफिसर पदीन सदस्य होते हैं। तो DDMA असल में जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ निकाय है। डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाना, वल्नरेबल एरियाज की पहचान करना, प्रिवेंशन और मिटिगेशन को लागू करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब DDMA के काम है। ये नेशनल और स्टेट पॉलिसीज को जिले की जरूरतों के हिसाब से इम्प्लीमेंट करता है। सही कहा। ये जो त्रिस्तरीय संरचना है ना, NDMA, SDMA, DDMA, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हाँ। केंद्र, राज्य और जिला सब मिलकर काम करते हैं। प्लानिंग नेशनल लेवल पर होती है, स्टेट लेवल पर अडैप्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंप्लीमेंट होती है। इससे जमीनी स्तर पर इफेक्टिवनेस बढ़ती है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे सुनिश्चित होती है? पैसों का हिसाब किताब। हाँ, उसके लिए भी प्रावधान है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि NDMA, SDMA और DDMA, इन तीनों के अकाउंट्स का ऑडिट भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG करते हैं। अच्छा, CAG ऑडिट करता है? जी हाँ, इससे फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। तो इस त्रिस्तरीय ढांचे का मेन टेकअवे यही है कि ये डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दिखाता है, जमीनी इंप्लीमेंटेशन को मजबूत करता है और प्लानिंग से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट अलाइनमेंट लाता है। और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का DDMA में होना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को भी दर्शाता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं पैसे की, फंड्स की। किसी भी डिजास्टर से निपटने के लिए, चाहे वो रिस्पॉन्स हो या मिटिगेशन, फंड्स तो बहुत जरूरी हैं। क्या एक्ट में इसके लिए कोई खास इंतजाम है? हाँ बिल्कुल है। एक्ट में डेडिकेटेड फंड्स का प्रावधान किया गया है। प्रीलिम्स के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। नेशनल लेवल पर 2 मुख्य फंड्स हैं। 2 फंड्स कौन कौन से? पहला है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड यानी NDRF। NDRF, हाँ ये तो सुना है। इसे केंद्र सरकार मैनेज करती है। ये फंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रेस्क्यू और रिलीफ के लिए है और ये राज्यों के SDRF के कम पड़ने पर सप्लीमेंट भी करता है। अच्छा, सप्लीमेंट करता है जी। और दूसरा है नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। मिटिगेशन फंड, हाँ, ये खास तौर पर मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब आपदा के प्रभाव को कम करने वाले उपायों के लिए, जैसे कहीं तटबंध बनाना है या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करना है। ठीक है, तो एक रिस्पॉन्स के लिए, एक मिटिगेशन के लिए। बिल्कुल। और इसी तरह स्टेट लेवल पर भी 2 फंड्स हैं। स्टेट लेवल पर भी? हाँ, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड यानी SDRF। इसे राज्य सरकार मैनेज करती है और राज्य के भीतर रिस्पॉन्स और रिलीफ के लिए इस्तेमाल करती है। SDRF। और दूसरा स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, राज्य स्तर पर मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके। एक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऐसे ही फंड्स बनाने का प्रावधान है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फंड और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, जिन्हें DDMA मैनेज करता है। और खास बात यह है कि NDRF राज्यों के SDRF को केवल सप्लीमेंट करता है, रिप्लेस नहीं करता। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य की ही रहती है। अच्छा, रिस्पॉन्स और मिटिगेशन के लिए अलग अलग फंड्स होना, ये क्या दिखाता है? इसका महत्व क्या है? मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि सरकार का फोकस सिर्फ पोस्ट डिजास्टर रिलीफ पर नहीं है, बल्कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR पर भी है ना?
बिल्कुल सही। मिटिगेशन के लिए डेडिकेटेड फंड होना प्रोएक्टिव अप्रोच का साफ सबूत है। ये सुनिश्चित करता है कि पैसे की कमी रिस्पॉन्स या प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन में रुकावट ना बने। रिसोर्सेज का एलोकेशन ज्यादा टारगेटेड होता है। हाँ, ये एनडीएमए के उस प्रोएक्टिव विजन को फाइनेंशियल बैकिंग देता है जिसकी हम बात कर रहे थे। मेंस के लिहाज से देखें तो ये डेडिकेटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का महत्व दिखाता है और प्रोएक्टिव अप्रोच से इसके जुड़ाव को रेखांकित करता है। तो आज हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए और भारत के मल्टी टियर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को काफी गहराई से समझा। हमने देखा कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनी एक शीर्ष स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। हमने इसकी संरचना, एनईसी की भूमिका, इसके प्रोएक्टिव फंक्शंस, त्रिस्तरीय ढांचा एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए के महत्व और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के पहलू को भी देखा जी। और आखिर में हमने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जैसे डेडिकेटेड फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स को समझा। कह सकते हैं कि एनडीएमए भारत की डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का पिवट है, केंद्र बिंदु है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ये ढांचा काफी कॉम्प्रिहेंसिव और इसने भारत की डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी को निश्चित रूप से बढ़ाया है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर हमें शायद सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। क्या ये मौजूदा फ्रेमवर्क जो 2005 के एक्ट पर आधारित है वो क्लाइमेट चेंज से पैदा हो रही नई और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चुनौतियों जैसे कि अर्बन फ्लडिंग जो हम आजकल शहरों में देख रहे हैं, हीट वेव्स की बढ़ती घटनाएं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स यानी जियोलॉव्स और जो साइक्लोन्स आ रहे हैं वो और ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं, क्या इन सब से निपटने के लिए फ्रेमवर्क पूरी तरह तैयार है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। हाँ, भविष्य में डिजास्टर मैनेजमेंट को और ज्यादा डायनेमिक, अडेप्टिव और इफेक्टिव बनाने के लिए इस सिस्टम में और क्या स्ट्रक्चरल, प्रोसीजरल या टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स की जरूरत हो सकती है? क्या हमें रिस्क असेसमेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत? सही बात है। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर निरंतर विचार विमर्श और सिस्टम का एवोल्यूशन जरूरी है, क्योंकि चुनौतियां बदल रही हैं तो हमारा रिस्पॉन्स भी बदलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, ये सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। सिंप्लीफाइड IUPAC बाय PPP सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.